जी दिनेश जी। सुनील जी के पास आता हूं। मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब उनके पास इतने पैसे हैं कि हिंदुस्तान के हर अखबार में 4-4 पेज के आज ऐड देंगे G20 के ऊपर और मंडपम के साथ में ऐड देंगे, कोई पेपर कोई मैगजीन नहीं छोड़ी होगी जिसके अंदर ऐड नहीं है सर। हिंदुस्तान का कोई पेपर, 4-5 पेपर तो मेरे घर में ही प्रतिदिन आते हैं, कोई पेपर नहीं छोड़ा इन लोगों ने जहां पे इनका ऐड नहीं है। तो आप पेपर उठाते हो तो आपको एक ही तस्वीर हिट करती है, वो G20 के मंडपम की और मोदी की, इसके अलावा और कुछ है नहीं। और एक पेज का ऐड नहीं, 3-3 4-4 पेज के ऐड है, तो आपको हिट करेंगे, क्योंकि पैसा अपने मामा के घर से थोड़ी लाए सर, अपने घर से लाए हैं ना वो तो। सुनील जी, कहां बाली का 230 करोड़ रुपए और कहां 4,2500 करोड़ सिर्फ ले दे के दिल्ली का 9-10 तारीख के लिए, और बाकी जो 19 मीट का अलग से, और डिक्लेरेशन एक में भी नहीं। बात करते हैं वसुदेव कुटुंबकम की, जो विवेक जी ने भी कहा, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इन्होंने ना एक टीम बिठाई हुई है वहां पर प्रधानमंत्री निवास के अंदर, उनके पास डिक्शनरी दी हुई थी सारे के सारे, भाई आपको एस से 4 वर्ड ढूंढने हैं, आपको पी से 4 वर्ड ढूंढने हैं, आपको बी से 4 वर्ड ढूंढने हैं, आपको क्या कहते हैं कि एम से 4 वर्ड ढूंढने हैं। तो इनकी बड़ी टीम वही काम करती रहती है कि 4 एक जैसे वर्ड निकालो, डेमोक्रेसी के साथ एक डी और जोड़ो, एक डी और जोड़ो, एक एच के साथ, होप के साथ एक एच और जोड़ो। ये एक टीम ये भी काम करती है सुबह से लेकर शाम तक सर, यूपीएम निवास के अंदर बैठी रहती है। फिर कहेंगे कि सब पूरी दुनिया हमारी है, सिखों को बोलते हैं खालिस्तान चले जाओ, ये वसुदैव कुटुंबकम है सर। मुसलमानों को बोलते हैं पाकिस्तान चले जाओ साहब, और जो इनके साथ ही चलते हैं बोलते हैं देश छोड़ के चले जाओ। ये इनका वसुदैव कुटुंबकम है। दे आर द फ्रॉड एंड हिपोक्रेट्स ऑफ द अल्टीमेट, यू कैन से। मैं उसको वसुधैव कुटुंबकम कहता हूँ। दोबारा कहिए। वसुधैव कुटुंबकम। अच्छा, ओके ओके। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद दिनेश जी। ये G20 को लेकर के जिस तरह का एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की प्रधानमंत्री जी ने, पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। मैं ब्रिक्स कवर करने के लिए गया था 2017 में चीन में, आसियान कवर करने गया था मैं सिंगापुर में, चोगम कवर करने गया था मैं युगांडा में, नैम कवर करने गया था मैं इजिप्ट में। इतना भोड़ा प्रदर्शन मैंने कहीं नहीं देखा। जिस होटल में भारतीय प्रधानमंत्री रुके हुए थे, उस होटल में केवल उन देशों के झंडे लगे हुए थे जो उस आयोजन में शामिल हो रहे थे, किसी की फोटो नहीं। और यह बात मैं चीन की बता रहा हूं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह खुला हुआ समाज नहीं है। उस जगह पर भी केवल झंडे दिखाई पड़ रहे थे। एयरपोर्ट से लेकर के आयोजन स्थल तक विभिन्न देशों के झंडे, ब्रिक्स में भाग ले रहे देशों के झंडे। आयोजक देश के भी किसी नेता का फोटो नहीं था। आयोजन स्थल जो था वहां भी किसी की फोटो नहीं दिखी मुझे, केवल और केवल झंडे दिखाई पड़ रहे थे। ये और परिणाम क्या है कि इंटरनेशनल मीडिया तो हर जगह जाता है, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो भारत आया बाकी जगह नहीं गया। वो बाली में भी था, वो आसियान में इंडोनेशिया में भी था, अभी हर जगह घूम करके आते हैं। वो यूएन जनरल असेंबली का इसका मतलब तो परमानेंट यूएस के प्रेसिडेंट का फोटो लगा के रखेंगे। वो तो हर हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। सवाल है ना कि आपका आचरण जो है वो आपका मूल्यांकन करता है। ये इंटरनेशनल मीडिया में क्या छप रहा है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को अपने चुनाव प्रचार से जोड़ दिया। ये आपकी छप बन गई। मैं कई वीडियोस देख रहा था और न्यूज़पेपर से भी देख रहा था। सीएनबीसी का एक रिपोर्टर दिल्ली इंडिया गेट के सामने खड़ा होकर कह रहा, बाकायदे उसकी बाइट सुनाई दे रही है। और इतना रुपया, अथाह रुपया आप खर्च करते चले जा रहे हैं। इतने लोगों, अन्य देशों ने क्या किया है? चीन दिनेश जी, एशियाई संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई संघाई में। एक साल के बाद ब्रिक्स की बैठक हुई चीन के दूसरे शहर में। उन्होंने पूरे शहर को बदल दिया, पूरे के पूरे शहर को बदल दिया। और इतना रुपया खर्च, उन्होंने आयोजन पे इतना रुपया नहीं खर्च किया, उस शहर के डेवलपमेंट में रुपये ने पैसा खर्च किया। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया उनका।
एक नया शहर डेवलप हो गया और शहर में नई नई सुविधाएं जो इकट्ठी हो गई। मुझे नहीं याद है कि चाइना ने 2 आयोजन एक शहर में लगातार किया हो। वो हमेशा अलग शहरों में करते हैं और अलग अपने उस शहर को एकदम शानदार तरीके से बसा देते हैं। 4,000 करोड़ रुपया छोटा मोटा धन है और उसमें से कितना रुपया खर्च हुआ केवल पब्लिसिटी पे, प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत प्रचार में। और आपके इस प्रचार से आपको हासिल क्या हुआ? एक भी डिक्लेरेशन नहीं हुआ, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ बायलैटरल, किसी मुद्दे पर कोई डॉक्यूमेंट अभी तक सामने नहीं है। आज अखबारों में यह है कि भारत का आग्रह है कि आम सहमति से दस्तावेज जारी किए जाए, उसको इस तरह से बनाने की कोशिश की गई है। आपने इतने बैठकें की देश के विभिन्न राज्यों में, शहरों 20 राज्यों में, आप 20 स्थानों पर आपने अलग अलग आयोजन किए, उनके बारे में कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है कि चर्चा क्या हुई है? एक भी नहीं है। 19 मीट में एक भी फॉर्मल डिक्लेरेशन नहीं है, एक भी आउटकम डॉक्यूमेंट नहीं है सर, नॉट इवन वन। हालांकि दिनेश जी, मैं भी मानता हूं कि आम सहमति से निकलने वाले डॉक्यूमेंट भी तब तक बहुत प्रभावी नहीं होते जब तक देश उसको लागू करने के लिए तैयार ना हो। आप क्लाइमेट चेंज को देखिए, पिछले G20 में क्लाइमेट चेंज को लेकर के एक सर्वसम्मति से डॉक्यूमेंट जारी किया गया था। क्या हासिल हुआ? कौन देश क्या कर रहा है? लेकिन सर बाली में आउटकम आया फाइनल में एक, हालांकि यूक्रेन और उसके ऊपर थोड़े मतभेद थे, लेकिन आउटकम डिक्लेरेशन आया उसके अंदर, बाली के अंदर बिल्कुल दिखाई पड़ा। बिल्कुल मैं ही कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो आउटकम आते ही आते हैं, और आउटकम न आना तो पूरे आयोजन की विफलता है, वो आपकी कूटनीतिक विफलता है, आपके सदस्य देशों के साथ आपके संवाद की कमी है, या आप एक उस तरह का माहौल बनाने में विफल रहे। और आप सवाल है ना कि आप या तो अपना प्रचार कर लीजिए या अपनी कूटनीतिक उपलब्धियां हासिल कर लीजिए। G20 के लिए इस देश को, और आप अगर यही आयोजन इतना ही रुपया किसी देश के किसी अन्य राज्य में करते, किसी अन्य शहर में करते, तो एक नया शहर बच जाता। 4,000 करोड़ रुपए सामान्य रुपए नहीं होते, और एक नया शहर आप बसा करके और उसको और मजबूत तरीके से विकसित कर लिए होते। हर चीज आप दिल्ली में करेंगे, ये तरीका भी बहुत मुझे लगता है कि बहुत ही दकियानूसी है कि जो भी कार्यक्रम होगा दिल्ली में होगा, दूसरे शहर में क्यों नहीं होगा? और दूसरे शहर में नई चीजें, ये भारत मंडपम जो है, अगर ये लखनऊ में बन जाता तो क्या बुराई हो जाती है, नागपुर में बन जाता तो क्या बुराई हो जाती, शहर की तकदीर बदल जाती, कितने लोगों को रोजगार मिलता, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप होता, आधारभूत सुविधाएं कितनी बेहतर होती, लोगों के जीवन में कितना गुणात्मक परिवर्तन आते। लेकिन आप ये सोचिए कि जो कुछ भी है आप दिल्ली में दिखाना चाहते हैं। दिल्ली में इसके पहले आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी के जमाने में गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ था और 100 राष्ट्राध्यक्ष आए थे। मार्शल टिटो जैसा नेता, फिदेल कास्ट्रो जैसा नेता, यासिर अराफात जैसा नेता, कर्नल नासिर जैसा नेता, ये मौजूद थे वहां। और उसके बाद भी खुद के प्रचार में अगर आप झंडे दिखेंगे, फोटो देखेंगे इंदिरा गांधी की, तो नहीं दिखाई पड़ेगी कि उनको खुद का आत्मविश्वास भी होता था कि हम अपने कूटनीतिक रास्ते पर, कूटनीतिक फ्रंट पर अपनी ज्यादा असर डाल सकते हैं, खुद के प्रचार की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ भी हो रहा G20 में हो रहा है, और सार्वजनिक धन का अपव्यय है, सरकार इस पे जो आप कह रहे हैं, हर अखबार में आज विज्ञापन है, हर अखबार में विज्ञापन है, उस केवल और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कितना हम उस पर धन व्यय कर रहे हैं। और सवाल है कि अगर इस शहर में कोई आयोजन हो रहा है, मुझे याद है, मैं शहर का नाम मैं बोल रहा हूँ, चीन में 2017 में केवल आयोजन स्थल के इर्द गिर्द पब्लिक मूवमेंट की प्रतिबंधित था, क्योंकि राष्ट्राध्यक्षों के आने जाने, इनके उनके, बाकी पूरे शहर में कोई असर नहीं था। आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब हम लोग पूरा शहर घूम करके हम लोग आए, कहीं कोई गतिविधि ठप नहीं थी। जैसे व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पार्कों में बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं थी। आयोजन स्थल से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर, 3 किलोमीटर की दूरी पर, और आपने पूरे दिल्ली में बंद कर रखा है, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, लोगों के व्यावसायिक गतिविधियां बंद कर दी। दिल्ली नहीं, आगरा में रेस्ट्रिक्शंस हैं, बाकी नजदीक के दूसरे एयरपोर्ट्स हैं, वहां भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। गाजियाबाद का इंडियन एयरपोर्ट है, वहां भी रेस्ट्रिक्शंस है। गाजियाबाद के अंदर जो एयर एरिया है आसपास के एयरपोर्ट का, सारे बंद कर दिया गया है। फ्लाइट कैंसल्स हैं सर, ट्रेनें कैंसिल है। मतलब ये अजीब सा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अगर सत्तारूढ़ दल ये सोच रहा हो, प्रधानमंत्री जी ये सोच रहे हो कि इस आयोजन से उनकी ख्याति में बहुत परिवर्तन आ जाएगा, देश के लोग उनको बहुत भारी नेता मान लेंगे,
वो लोग क्या मानेंगे जिनके जिनके रोजी रोटी पे हमले हुए हैं, जिनके मकान गिरा दिए गए हैं। सफाई के नाम पर आपने लोगों के मकान ढा दिए, उन लोगों को वहां से बेदखल कर दिया। इतने सालों साल से लोग कैसे चलते चले आ रहे थे? अगर वो चलते चले आ रहे थे, रह रहे थे वहां, तो उनको क्यों रहने दिया गया था? और रह रहे थे तो उनको अचानक हटाने की क्या आवश्यकता थी? और उनकी वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या गवर्नेंस इसी बात के लिए होती है? आप अपने, और क्या इन जो आप काम कर रहे हैं उसकी जानकारी लोगों को नहीं है? आज आपके देश में क्या हो रहा है इसकी जानकारी इन देशों को नहीं है। टेक्नोलॉजी के युग में संभव है क्या कि आप जो दिखाना चाहेंगे वही लोग देखेंगे? इस ये तो केवल केवल एक मतलब ये सोच के लेना कि जो हम सोच रहे हैं वही अंतिम सत्य है। जी निश्चित रूप से G20 के माध्यम से कूटनीतिक स्तर पे जो भारत को हासिल करना चाहिए था, कितना शानदार। आप सोचिए क्या, जिसको कहते हैं ना कि एक शालीनता और भद्र व्यक्ति होना, वो इंडियन एक्सप्रेस में जो मनमोहन सिंह का इंटरव्यू छपा हुआ है, किस तरह से उन्होंने भारत की तारीफ की है, इवन सरकार की भी तारीफ की है। और उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात का संतोष है कि मेरे जीते जी भारत में G20 का आयोजन हो रहा है। इस तरह की उम्मीद आप कर सकते हैं इस हुकूमत के लोगों से? इस तरह की सदाशयता आपको चाहिए, उस तरह का बड़प्पन आपको चाहिए, और तभी आपकी जन स्वीकृति ज्यादा बढ़ती है। जी जी सर।